Good morning everyone. After question number 18, today we are going to solve question number 19. In question number 19, pass journal entry for the following transaction and few transaction is given 1, 2, 3, 4, 5. The first transaction is purchase machinery for 20,000 and paid 200 for its carriage. Means machinery purchase and carriage paid. जो मशीनरी परचेज करते हैं तो उसकी कैरिज उसमें क्या होती है, मशीन के अकाउंट में ही ऐड होती है. तो 20,000 की मशीन है और 200 की कैरिज है, इसकी एंट्री होगी. नंबर 2, रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹4,850 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. मीन्स पहले से बिजनेस चल रहा है कोई और उस बिजनेस में 4,850 रुपीज़ की आप लोगों ने क्या किया, मशीन परचेज की है, चेक रिसीव किया है. और वो किससे किया है, एक्स से चेक रिसीव किया है. और उस एक्स से जो आप लोगों ने चेक रिसीव किया है वो 5,000 का पेमेंट करना था उसको, लेकिन उसने 4,850 का किया है. मतलब 150 का क्या हुआ, डिस्काउंट को हुआ है यहाँ पे. और चेक इमीडिएटली क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. तो कैश नहीं रखकर, चेक इन हैंड नहीं रखकर अपन क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे. Number 3 है received by check a first and final payment of 60 पैसा in rupees for Y who own 10,000. किसी Y नाम के पर्सन को 10,000 अपन लोगों को पे करना था, यानी अपन Y से 10,000 रिसीव करने वाले थे, लेकिन उसने सिर्फ ₹1 में 60 पैसा पे किया है. 60 पैसा पे इन रुपीज़ मीन्स 60% का पेमेंट किया, बाकी का पेमेंट ही नहीं हुआ. तो उसका मतलब 60 पैसा पेमेंट हो, उसकी एंट्री करेंगे. फिर sold goods to Z for ₹10,000 at a trade discount of 20%. Next day, a check was received from him after deducting 5% cash discount. Check was immediately deposited into bank. आप लोगों ने Z को गुड सेल किया और गुड सेल किया Z को, तब आप लोगों ने क्या किया, उस गुड से कैश अमाउंट रिसीव की थी और अमाउंट जो रिसीव गुड सेल किया वो कितने का किया, 10,000 का. जब 10,000 का गुड सेल किया तब 20% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी उसके अंदर, और 20% ट्रेड डिस्काउंट है उसके अंदर. आप लोगों ने उसको गुड सेल कर दिया. नेक्स्ट डे वो बंदा आता है और आके अपन लोगों को क्या करता है, पेमेंट करके जाता है. जब वो अपन को पेमेंट करता है तब अपन लोगों को पता लगता है कि उस बंदे ने क्या किया, 5% का कैश डिस्काउंट भी दिया है. तो और वो 5% का कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में उसका अमाउंट अपन क्या करते हैं, इमीडिएटली कैश में डिपॉजिट करवा देते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं. ये ट्रांजेक्शन है, चेक वो इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक. ये 4th नंबर का ट्रांजेक्शन है. फिर ट्रांजेक्शन नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. मतलब 20,000 की कॉस्ट का गुड्स आप लोगों ने सेल किया है और वो किस पे किया है, मनोज को सेल किया है, 20% प्रॉफिट पे सेल किया है. ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है. उसके बाद में कह रहा है कि जो ट्रांजेक्शन आप लोगों ने देखा, उसके बाद ये कह रहा है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है उस पर, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करनी है. अब अपन करते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कि कैसे इसकी एंट्री होगी और कैसे अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. तो नंबर 1, परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड 200 फॉर कैरीज. कैश पेमेंट है, कुछ नहीं कहे तो कैश मानेंगे. देखिएगा एंट्री, देखो एंट्री कैसे करते हैं. तो मशीनरी परचेज नंबर 1 किया, परचेज मशीनरी, तो यहाँ लिखा मशीनरी अकाउंट DR, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. मशीनरी परचेज, और जो मशीनरी परचेज की है वो कितने की है, 20,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज की है और 200 उसकी कैरीज. जब अपन मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं और उस पर कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वो उसी में ऐड होता है. बताया था लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था. तो अपन लोग इसकी कैरीज, सिर्फ गुड्स की कैरीज को कैरीज में शो करना है, बाकी सबको उसी में ऐड करना है. तो 20,200 से एंट्री करोगे, 20,200 यहाँ एंट्री कर दी, 20,200. ये अपनी फर्स्ट एंट्री रही. फिर बात करते हैं सेकंड नंबर पे. अब सेकंड पे देखिएगा क्या है. सेकंड पे रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹4,850 फ्रॉम एक्स. आप लोगों ने एक चेक रिसीव किया 4,850 का. किससे किया, एक्स से किया है. ठीक है, इतनी बात तो हुई. जबकि एक्स से लेना कितना था, 5,000 रुपीज़ एक्स से अपन लोगों को रिसीव करना था. कितना रिसीव करना था, 5,000. एंड चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक.
और जो चेक है उसको अपन ने क्या कर दिया, बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया। मतलब एक्स जो था उसको पेमेंट कितना करना था 5000 और चेक कितना है 4850। यदि चेक अपने पास में आता और बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो अपन क्या करते, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर ये करते, या फिर कैश अकाउंट डीआर। मैंने बताया था चेक इन हैंड अपन मानते नहीं डीके गोयल के अलावा, और कोई राइटर नहीं मानते, तो अपन क्यों माने। तो अपन लोगों ने ये कहा कि चेक इन हैंड की बजाय अपन क्या करते, कैश करते। तो अपन क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डीआर 4850 and 150 is the discount value. Why? Because the total payment of 5000 rupees and check received only for 4850. तो ये डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग 150 का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। अब ये चेक यदि अपने पास में होता तो बताया, इसका मतलब सारी एंट्री अपन को क्या करनी है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक के अंदर ही एंट्री करनी है। देखो एंट्री करते हैं। नंबर 2, चेक आया है और चेक को अपने क्या करते हैं, बैंक में सेंड कर दिया। तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। और बैंक में अमाउंट कितनी आई 4850, ये अमाउंट है ये बैंक के अंदर। ठीक है, कर दी बैंक एंट्री। फिर आनी कितनी चाहिए थी 5000, तो 150 का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, उसको शो करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर 150 टू एक्स अकाउंट। मीन्स एक्स से टोटल पेमेंट कितना आने वाला था 5000, ये टोटल पेमेंट एक्स से आने वाला था। इसके अपन ने एंट्री की, देखिएगा दोबारा देख लो इसको पॉइंट को। रिसीव्ड ए चेक ऑफ रुपीज 4850, तो चेक आया अपने कर दिया बैंक अकाउंट डीआर 4850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हिज मीन्स एक्स अकाउंट। तो एक्स के अकाउंट का कितना कर दिया 2x अकाउंट 5000 और चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, इसलिए बैंक आया, अदरवाइज यहाँ चेक इन हैंड आता। तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस है वो अपना क्या हुआ, डिस्काउंट अपन ने अलाउ किया, लॉस है इसलिए। नेक्स्ट देखिएगा, रिसीव्ड बाय ए चेक ए फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए रुपीज वाई हु ऑन 10,000 YM, उसको 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करना था, उसने 10,000 का पेमेंट नहीं किया। उसने क्या किया कि 1 रुपये में 60 पैसा का पेमेंट किया है, मतलब 10,000 में 60 पैसा की अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो 60% मीन्स 6,000 रिसीव्ड फ्रॉम Y एंड रिमेनिंग 4,000 हैज बीन डिक्लेयर बैंकक्रफ्ट। मतलब Y ने पेमेंट ही नहीं कर पाया वो, तो उससे जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कोर्ट के थ्रू होती है। ऐसे में अपन एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले जो अपन लोगों ने कैश रिसीव किया है तो उसके लिए अपन लोग कैश में एंट्री करेंगे, रिसीव्ड ए फर्स्ट फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा, मतलब कहीं चेक की बात नहीं की है, रिसीव्ड बाय चेक, हाँ सॉरी, रिसीव्ड बाय चेक ए फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। तो इसका मतलब फर्स्ट और फाइनल पेमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे का पेमेंट नहीं आएगा। देखो मुझे कैसे पता लगा बैंकक्रफ्ट है, सबसे पहले तो चेक रिसीव हुआ, चेक कितना आया, चेक रिसीव हुआ तो इसका मतलब बैंक में अमाउंट जाएगा, आप लोग एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। सबसे पहले आप लोगों ने ये बैंक क्यों किया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, रिसीव्ड ए चेक ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, देखिएगा रिसीव्ड ए चेक ऑफ चेक रिसीव्ड किया, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ द पैसा, इसको छोड़ो बाद में। अब आगे देखो इस चेक को कहीं बैंक में डिपॉजिट करवाने की बात कही है, नहीं कही। जब कोई चेक रिसीव होता है और क्वेश्चन में आगे कहीं कोई डिपॉजिट करवाने की बात नहीं होती, अपन ये मानते हैं कि उस चेक को इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया है। समझ में आ गया। यदि क्वेश्चन में नहीं गए तब भी आपको चेक रिसीव होता है, उसको बाद में क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई डिटेल नहीं है तो अपन मानेंगे चेक कहाँ है, बैंक के अंदर है, तो उसको बैंक के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। तो मैंने एंट्री की बैंक अकाउंट दिया और बैंक में कितना आएगा 60 पैसा रिसीव किया है, 60 पैसा इन रुपीज मीन 6,000 से आप ये एंट्री करोगे। कितने से करोगे 6,000 से। समझ में आ गया 6,000 क्यों की है, क्योंकि आप लोगों ने 60 पैसा इन रुपीज और टोटल जो अमाउंट आने वाली थी जेड से वो कितनी आने वाली थी, टोटल अमाउंट आने वाली थी 10,000। देखिएगा सॉरी वाई है, तो वाई से टोटल अमाउंट वाई हु ऑन रुपीज 10,000, कितने रुपए आने वाले थे 10,000। ये 10,000 आप लोगों को रिसीव करना था वाई से, उसने ये पेमेंट नहीं किया। अब ये कह रहा 60 पैसा इन रुपीज, 60 पैसा रिसीव हुआ, तो मैं ये एंट्री कर सकता हूँ बैंक अकाउंट या टू वाई अकाउंट।
लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी लिखा फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, इसका मतलब इसके बाद में कोई पेमेंट नहीं करेगा भाई, उसका फाइनल पेमेंट आ चुका है। तो फाइनल पेमेंट आ गया, इसका मतलब फाइनल पेमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR 6000, उसके बाद में बेड डेट्स अकाउंट DR 40 पैसा मीन्स 4000 टू वाइज अकाउंट, वाई अकाउंट 10,000। वाई से जो टोटल अमाउंट आने वाली थी उस टोटल अमाउंट में बैंक में 60 पैसा आ गया, 40 पैसा कभी नहीं आएगा क्योंकि फाइनल पेमेंट 60 पैसा, ये तो बेड डेट्स कर दिया और रिमेनिंग टोटल दिखा दिया वाई से कितने आने वाला था 10,000। इस तरीके से 1, 2 और 3 तीन ट्रांजेक्शन की एंट्री हुई। नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू जेड, आप लोगों ने क्या किया, जेड को गुड्स सेल किया है। तो जेड अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए का है 10,000 का। तो इसके अकॉर्डिंग अपन एंट्री करेंगे जेड अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री करोगे। देखो जेड 4 रुपीज 10,000, तो आप लोगों ने सेल किया तो आप लिखोगे सेल्स कितने का है 10,000। ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट अभी तक नहीं दिया तो ये सेल्स नहीं हो सकता, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो इसका 20% कितना होगा 2000 माइनस किया तो वैल्यू कितनी रही 8000। नेक्स्ट डे, मतलब ये तो उस दिन की बात नहीं है, नेक्स्ट डे होगा अब आगे जो होगा। तो मतलब यहां तक अपन पहले सेल की एंट्री करते थे, तो सेल्स की एंट्री करते। देखो नंबर 4, जेड अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 8000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद भी एंट्री करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की एंट्री कर दी। फर्स्ट एंट्री तो ये होगी जेड अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अब आगे करें एंड नेक्स्ट डे, तो देखो नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट डे ए चेक वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट डे चेक मिला और उस चेक में 5% के डिस्काउंट माइनस करने के बाद में था पेमेंट था, और इमीडिएटली अपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ये पॉइंट कह रहा है। तो नेक्स्ट डे चेक मिला है और चेक कहाँ चला गया बैंक में, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR। क्या एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR। अब देखो पेमेंट कितना है, टोटल 8000 है और 8000 में 5% के डिस्काउंट, 8000 का 5% कितना होगा 400, तो मतलब 7600 से एंट्री करनी है आपको। कितने से करोगे, बैंक में अमाउंट आई 7600। कैश डिस्काउंट है तो आप शो करोगे डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 400 टू जेड अकाउंट 8000। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये फर्स्ट डे और ये नेक्स्ट डे उसके बाद वाले दिन हुआ है ये, तो ये फर्स्ट डे और ये सेकंड डे हुआ है, इसलिए इन दोनों की अलग अलग सेपरेट एंट्री करोगे। जो ट्रांजेक्शन एक ही दिन में हो उनकी कंबाइंड एंट्री हो सकती है, बाकी की नहीं हो सकती। इसलिए अपना 4th नंबर का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। अब लास्ट है 5, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे कैसे करेंगे 5 को। तो 5 को देखने के लिए 5 का ट्रांजेक्शन देखो, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, तो गुड्स की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट प्राइस दी है कितनी 20,000। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट। अब इसको हटा देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ये लिख रखी होगी आप लोगों ने एंट्री, तो इसको हटा रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिएगा, गुड्स नंबर 5 कहाँ गया, और गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो इसका कॉस्ट प्राइस है 20,000। अब इस पे प्रॉफिट ऐड करता हूँ, प्रॉफिट कितना है 20%, 20,000 का 20% कितना हुआ 4,000, तो मतलब सेल्स प्राइस कितनी हो गई 24,000 होगी सेल्स प्राइस। फिर आगे कह रहे हैं ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और इस पे अगले बंदे को क्या कर दिया
10% ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट की भी एंट्री नहीं होती, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 24,000 का तो वैल्यू कितनी आएगी 2,400, ये माइनस करोगे तो 21,600 की क्या हुई है, सेल हुई है। मतलब सिर्फ ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले मनोज को जो गुड सेल किया आप लोगों ने उसकी वैल्यू है 20,000, कॉस्ट प्राइस है, मनोज को सेल किया है मनोज, ठीक है। और उसके बाद भी क्या कर दिया 4,000 उस पर प्रॉफिट एड हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 24,000 होगी। 24 होने के बाद उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, डिस्काउंट कितना दिया 2,400, तो वैल्यू कितनी आ गई 21,600। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो एंट्री कराओ मैं लास्ट 5 की, देखिएगा 5th नंबर, मनोज अकाउंट DR, मनोज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, वैल्यू कितनी बनी थी 21,600, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में अपन लोग एंट्री करते हैं। तो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये अपन लोगों ने यहाँ एंट्री कर दी। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट रही है तो आप जरूर पूछ सकते हो और देख सकते हो कि कैसे एंट्री करनी चाहिए थी अपन लोगों को। और अब अपन आगे एक छोटा सा पोर्शन है उसको और देखते हैं कि कैसे एंट्री करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए। तो वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, करना आप लोगों को है। उसके बाद में यदि कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग कल मतलब नेक्स्ट टाइम पे जो वीडियो मिलेगा उसमें आप लोगों को इसका आंसर भी मिलेगा, वहाँ इसका आंसर आप देख सकते हो कि एंट्री कैसे करनी है। तो मैं सिर्फ समझा देता हूँ आप लोगों को ट्रांजेक्शन कैसे करना है, और ये नोट भी कर लेना साथ साथ में। नोट करके आप लोग देखोगे इसको कि आप लोगों ने क्या वही एंट्री की जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा। मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखिएगा ट्रांजेक्शन क्या दिया है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1, गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, लॉस बाय फायर वाला कंसेप्ट लगाओगे। वर गुड्स वर्थ 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल एंड 20,000 वर गिवन अवे एज ए चैरिटी इन केस। ये लॉस बाय फायर का है फर्स्ट वाला। दूसरा फ्री सैंपल और चैरिटी का है, इसको सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। गुड्स वर्थ 25,000 एंड केस 40,000 वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग्स का पॉइंट है, ड्राइंग्स यदि करोगे तो कैसे करोगे, गुड्स वर्थ 20,000 एंड केस 5,000 वर गिवन एज ए चैरिटी, आप लोगों ने चैरिटी दी है। जहां जहां गुड्स की बात हो रही है उन सब जगह आप लोगों को क्या करना चाहिए, उन सब जगह आप लोग क्या करोगे, परचेज वर्ड यूज करना। मैंने हमेशा आपको बोला है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये बात 100% गलत है कि हमेशा डेबिट होता है। ये बात भी मैं साथ में बोलता हूँ, कुछ एक लेवल ऐसे होते हैं जहाँ परचेज क्रेडिट होता है, क्रेडिट होगा। वो ये सारी पॉइंट ये जहाँ पे परचेज क्रेडिट होगा, जहाँ जहाँ गुड्स की वैल्यू अपन लोगों को कम मिल रही है, जहाँ जहाँ गुड्स का अपन लोगों को लॉस हो रहा है, उन सब जगह परचेज की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपन लोगों को कम मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है केस 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। अब अपनी जो बिजनेस है उस बिजनेस में से कोई आयरन सेफ है वो चोरी हो गई, क्या सॉरी आयरन सेफ से कोई केस चोरी हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों को पता लगा। अब उस केस की एंट्री करनी है। इन सब में आप लोगों को जो मैंने एक कंसेप्ट बताया था, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, उन सब के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। तो अब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री करोगे और कैसे इन क्वेश्चन को अपन लोगों को देखना चाहिए, कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में अपन लोग डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो किस वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अभी क्या करना है, आप लोगों को एक तो नंबर 1 सबसे पहली बात, जो जो कंसेप्ट बताए उन सारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओगे। नोट्स बना के आप लोगों को एंट्री करनी है कि कहीं पर कोई कुछ मिस्टेक तो नहीं रही है। नंबर 2, उसके बाद में जो नोट्स बनाते हो उस नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने नोटिस किया होगा टोटल 13 कंसेप्ट है। यदि इन 13 कंसेप्ट में आप लोगों की कमांड बन गई तो फिर आप लोगों को जनरल एंट्री में कोई रोकने वाला नहीं है। और जनरल एंट्री एक ऐसा पॉइंट है जिसको जनरल एंट्री आती है वो आगे के पोर्शन कर सकता है, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ये सब के सब जनरल एंट्री पे ही डिपेंड करते हैं। तो नंबर 2 ये करोगे। नंबर 3, जिन जिन क्वेश्चन को मैंने सोल्व करवा दिया है और हो सकता है कि कुछ एक इलिस्ट्रेशन मैंने नहीं दिए हैं, तो उतनी ही नंबर की इलिस्ट्रेशन आप लोगों को सेम डे कर लेना चाहिए। और यदि
मेरा असाइनमेंट मिलेगा तब भी आप लोगों को वही इलिस्ट्रेशन मिलेंगे जो मैंने क्वेश्चन करवा दिए। तो असाइनमेंट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोगों को यदि साथ साथ में करोगे तो जैसे ही मेरा असाइनमेंट मिलता है इमीडिएटली उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप असाइनमेंट सबमिट भी कर सकते हो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती बेटा, जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट भी मिलेगा। और जो सोच रहा अभी तो 11th में आगे करेंगे उसको बाद आगे चलता रहेगा और कभी रिजल्ट नहीं मिल सकता। इसलिए अपनी मेहनत कीजिएगा और रिजल्ट लेकर आएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।